चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जून 2022 में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा सोशल वर्क में, उसी से संबंधित हम लोग यूनिट नंबर 2 में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 में मानव व्यवहार को लेकर व्यक्तित्व सिद्धांत और मानव व्यवहार पर हमने चर्चा कर चुके हैं, और उसी के अंतर्गत मैंने कल आप लोगों को बताया था अधिगम लर्निंग के बारे में। तो देखिए, पावलाव का एक अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, और इनका पूरा नाम है आईपी पावलाव। इनको कोई कोई कहता है, विद्वान लोग कहते हैं शरीर शास्त्री। सबसे प्राचीन सिद्धांत अगर किसी ने दिया है तो उसका नाम है पावलाव। सन 1904 में लर्निंग का इसी ने सिद्धांत दिया था। इसका जो सिद्धांत था वो कुत्ते पर था। आपने देखा भी होगा किताबों में, अगर साइकोलॉजी घर में किसी किताब होगा तो आपने साथ पेज पलटा होगा, तो यहाँ एक डॉग बना होता था और इसमें एक वीकर लगा होता था जहाँ से इसके सलाइवा यानी लार आती थी। जब भोजन जाता था तो ये कुत्ता जो है भोजन करते ही एक प्रकार से अपनी जो उपलब्धि प्राप्त कर लेता था, मोटी जो भूख लगती थी उसको प्राप्त हो जाती थी, अंतर्नोद या प्रनोद उसे प्राप्त हो जाती थी। दूसरे दिन भी देखा, तीसरे दिन भी देखा, चौथे दिन उस कुत्ते के मुंह में लार आ गया था, ठीक है, भोजन से समय के अकॉर्डिंग, अगर उसी के समय दिया गया तो। फिर उसने कुछ दिन बाद क्या किया, यहाँ पे एक बेल लगा दिया, घंटी की आवाज। तो एक ऐसा अधिगम सिद्धांत है इवान पैट्रिक पावलाव का। हालांकि बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन सारे थ्योरीज में से एकमात्र ये थ्योरी ऐसी है जिसमें दो स्टिमुलस का प्रयोग किया गया है। एक है आपका घंटी की आवाज, घंटी नहीं, ऑप्शन में घंटी भी मिलेगा, घंटी मत लगाइएगा, बेल मत लगाइएगा, आप लगाइएगा घंटी की आवाज को। और दूसरा है भोजन। दो उद्दीपक है यहाँ पर। सन 1904 में इसने आदत पर दिया था बल, आदत पर। देखिए कोई अनम्यूट है, एक बार म्यूट हो जाइए ना, तो आवाज नहीं आई, थोड़ा थोड़ा सा आवाज आ रही है ना। मैं तो बता दूंगा, लेकिन बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसने थोड़ा सा कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जैसे यूसीएस का प्रयोग किया, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, जिसको कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। तो भोजन जो है वो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है, इसको इन शॉर्ट में कहता है यूसीएस बोला जाता है। और कंडीशनल स्टिमुलस इसको बोलते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक है ये, जो उसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो वो है घंटी की आवाज। और जो यूसीआर है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जो स्वाभाविक अनुक्रिया है वो लार है, जो स्वाभाविक अनुक्रिया है वो लार है। देखिए जहां अनकंडीशनल लिखा होगा वहां स्वाभाविक लिखा होगा। अनकंडीशनल का मतलब अस्वाभाविक मत समझ जाइएगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। कंडीशनल में आपको हमेशा सोचना है अस्वाभाविक, ये आपका सत्य रहेगा। और कंडीशनिंग रिस्पांस होगा तो जाहिर सी बात हो जाएगा, अस्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पहली बार अनुकूलन से पूर्व स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। देखिए शायद कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं एक बार उसको ज्वाइन कर लेता हूं। तनुजा पंत हैं, चलिए। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो दिया गया अनुकूलन, अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन से पहले स्वाभाविक उद्दीपक दिया गया। आप समझ गए होंगे भली भांति तरीके से भोजन, यानी अगर यहाँ पे भोजन ना लिखा मिलेगा नहीं एग्जाम में, आप समझ जाइएगा ये भोजन है, क्योंकि स्वाभाविक है। और स्वाभाविक अनुक्रिया की बात करेंगे तो जैसे ही भोजन मिलता था या मिलने वाला होता था, बेल की आवाज होती थी, उसके बाद वो अनुक्रिया करता था, वही अनुक्रिया को बोला गया अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अनुबंधित अनुक्रिया भी कह सकते हो इसे, ठीक है, और अनुबंधित आप उद्दीपक भी इसे कह सकते हो, यूसीएस को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन क्या किया इसने, दूसरे दिन में अस्वाभाविक यानी कंडीशनल स्टिमुलस यानी घंटी की आवाज प्लस में उसके साथ साथ भोजन भी दिया। तो वहां पे जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि लार उस कुत्ते के मुंह से आ जाएगी। घंटी की आवाज भी लगा दिया, बजा दिया, और भोजन भी उसके सामने रख दिया, तो कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। तीसरे दिन क्या किया उसने, घंटी तो बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, और जब भोजन नहीं दिया तो आप देख सकते हैं इससे क्या प्राप्त हो, ये लार आ जाती थी। तो इससे ये चीजें जानकारी मिलती है कि उसको आदत बन गई,
कि घंटी बजते ही मुंह से क्या मतलब उसे लगा कि भोजन मिलेगा और वो भोजन को प्राप्त कर लेगा, लेकिन भोजन नहीं मिला, लेकिन लार तो गिर गई। तो स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी ये आपका सलाइवा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, सभी लोग समझ गए होंगे। ये तीन ही बात थी इसमें, और एक स्किप किया है भोजन को, रीजन यही था भोजन ना मिलना। ठीक है, और आदत पर यह क्या था, क्योंकि आदत बन गई थी ना उसकी, तो कि घंटी बजते भोजन मिलेगी, भोजन मिलने के बाद उसका सलाइवा आ जाता था, ये आदत थी। आप ऊपर दूसरे दिन का देख सकते हैं ये, तो तीसरे दिन में ऐसा नहीं हुआ लेकिन। ठीक है, इसके कई नाम है। शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पूछा जाता है। अच्छा, ये यूजीसी में पूछा गया था नाम, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत अगर हम बात करते हैं तो ये यूजीसी में पूछा गया है। क्लासिकल सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत इसी को कहा जाता है। देखिए, अनुबंधित अनुक्रिया का है, उद्दीपक अनुक्रिया का नहीं है, बात को समझिएगा, क्योंकि एसआर बॉन्ड किसने दिया, कौन बोलेगा, बताइए, भूल गए, थॉर्नडाइक। और आरएस थ्योरी, आरएस टाइप थ्योरी, देखिए ये क्वेश्चन बना गया, मैंने वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। आरएस थ्योरी, टाइप थ्योरी नहीं पता है, स्किनर है ना, स्किनर। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया, देखिए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये नाम है। अब सोशल वर्कर कैसे इसको यूज करेगा, देखिए, भय निवारण में सहायक होगा ये, समाजीकरण में ये सहायक होगा, अनुशासन विकसित करने में ये सहायक होगा, गणित के शिक्षण में ये सहायक होगा, अभिवृत्ति विकास में ये सहायक होगा, स्वभाव और आदत का निर्माण, ये काफ़ी बार एक पॉइंट है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मैं आप लोगों से बोलता भी हूँ कई बार कि आदत का निर्माण होता है, आदत का निर्माण होता है, यही बेसिकली यूज करता है सोशल वर्कर, सबसे ज़्यादा इसी को यूज करता है। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा, कोहलर का सिद्धांत आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, है ना। देखिए ये यूनिट सेकंड का पार्ट है, आप ध्यान दें ये सभी चीज़ों पर, है ना, यूनिट सेकंड का पार्ट है ना। आज के बाद दोबारा थोड़ी ना पढ़ना है आप लोगों के सारे चीज़। कोहलर का अगर हम बात करते हैं तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है ये। बात करता हूं अगर मैं, तो मैक्स वर्धिमन का नाम आता पहले। प्रयोगकर्ता की बात करते हैं तो ये नाम आता है कोहलर का। प्रयोग किया किसने, चिंपैंजी पर, वनमानुष पर और सुल्तान पर। ठीक है, इसका देखो नाम आता है, चिंपैंजी भी नाम है। कोई मुझसे साथ बता रहा था, नाम याद नहीं आ रहा था मुझे, पता नहीं क्या नाम बोला था, वो भी कहीं कहीं ऑप्शन में मिल जाता है, तो उसको मत लगाइएगा आप लोग। ठीक है, हाँ गोरिल्ला, किसी ने गोरिल्ला बोला था, ये गोरिल्ला ऑप्शन में मिल जाता है, ये गलत जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, आप चिंपैंजी, वनमानुष और सुल्तान, ये नाम ध्यान रखेंगे आप लोग। सहयोगकर्ता जो थे ये गेशल कोनफ्का थे, और प्रतिपादन इसका किया गया था 1912 में, प्रसिद्ध हुआ था ये 1920 में। गेस्टाल्ट एक थेरेपी है। चलिए नाम बताइए किसने दिया है। हाँ, लोरा एंड पल्स ने। ठीक है, तो आप, हाँ लोरा और पल्स, तो याद रखिएगा पल्स का नाम एक आता है और एक आता है लोरा का नाम। ठीक है, तो ये दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, ये दोनों लोग। तो इसका सही जवाब अगर हम बात करते हैं तो जर्मन शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, हालांकि इनका थेरेपी है। ठीक है, ये थेरेपी नहीं है, ये गेस्टाल्टवाद का मतलब बताया गया है जर्मन भाषा का, और इसका अर्थ होता है संपूर्ण से अंश की ओर, यानी पूर्णाकार, कहीं कहीं समग्रता लिख देता है। तो समग्रता का मतलब ये नहीं है कि भाई ये अलग है ये अलग है, बात एक ही है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए संपूर्ण से अंश की ओर अगर हम बात करते हैं तो आपको भली भांति तरीके से पता है, मैंने एक बार बताया भी था कि अगर मान लीजिए ये शरीर है किसी व्यक्ति का, तो ये संपूर्ण शरीर है, इसमें पैर है, ये हाथ है, ये नाक है, ये आँख है, ये कान है, ये बाल है, तो ये अंश की तरफ है। आप आइडेंटिफाई बच्चों को कैसे कराओगे, आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, पार्ट्स आप अगर हम बात करते हैं बॉडी के बारे में, पहले पूरी बॉडी दिखाते हो, फिर उसके बाद एक एक शरीर के बारे में एक एक अंग के बारे में बताते हो आप लोग, है ना, चार्ट पेपर में यही करते हो ना। तो इस चीज़ को एजुकेशन में सोशल वर्कर इस तरीके से यूज करता है। जरा देखिए कैसे यूज करता है। समस्या के पूर्ण रूप से प्रस्तुत करेंगे आप, तत्पर होना जरूरी है, विषय वस्तु का उचित संगठन और क्षमता के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना होगा। रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होता है ये, कठिन विषयों के लिए ये उपयोगी होता है, कला संगीत साहित्य के लिए उपयोगी होता है, क्रो एंड क्रो का ये स्टेटमेंट है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है, ये ड्रेवर का स्टेटमेंट है, समस्या समाधान पर आधारित है, ये शिक्षा पर। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में, आपने नाम सुना होगा पार्लियामेंट का नाम,
सुना है आप लोगों ने, 4 P's दिया है ना। जी। हाँ, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो समस्या समाधान का उपागम है, ये बेसिकली इसी में आधारित होता है। अगर आप पढ़ेंगे उसको ना तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको समग्रता के बारे में लिखा मिलता है, ठीक है। तो इसका यूज होता है। स्वयं खोज करने पर बात हुई, बल देता है, ये भी आपको ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ही बताता है, ठीक है। इनसाइड लर्निंग की बात करता है ये। आगे बात करते हैं जीन पियाजे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत है ये स्विट्जरलैंड का है, ये नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। सहयोगी कौन थे? बारबेल जो है इनहेलर, इनका नाम भी नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दीजिए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। और ये जीन पियाजे जो है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है। किसके? विकासात्मक मनोविज्ञान का। अब विकासात्मक, आप मनोविज्ञान का पेपर नहीं देने जा रहे हैं कि आपको ये रट्टा मार के जाना, नो, रट्टा मारना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये विकासात्मक मनोविज्ञान के ये जनक कहलाते हैं। विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से शुरू होता है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है, मैंने लास्ट टाइम में कुछ बताया भी था आप लोगों को विकास और वृद्धि में। जीन पियाजे का कहना है कि मानव संज्ञान विकास में 4 अवस्थाएं होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था क्रम लगाने के लेकर, ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक संवेदी पेशी अवस्था इसको बोलते हैं, जो 0 से 2 वर्ष होती है। इसी को कहा जाता है इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है। शिशु अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चा जो है सीखता है। देखकर, सुनकर, स्पर्श कर कर, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से। ज्ञान इंद्रियां वही होती है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है कि नहीं होती है? मालूम है कि नहीं मालूम है सबको? बताइए जरा। हाँ, इन्हीं से ज्ञान ग्रहण करता है। और इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना और शब्दों को बोलना सीख जाता है ना। ये 2 वर्ष की बात होती है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इसी को एक और बोला जाता है नाम, पूर्व वैपचारिक अवस्था लेकर आ जाता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। उम्र होता है 2 से 7 वर्ष, ध्यान रखेंगे आप लोग। इस अवस्था में जो होता है शिशु दूसरों के संपर्क में आता है और खिलौने से क्या खेलता है और अनुकरण भी करता है। उसके माध्यम से ज्ञान बच्चा अर्जित करता है और अक्षर को लिखता है, गिनती को गिनता है, रंगों की पहचान करना सीख जाता है। जैसे घर में अगर आप लोग सोचिए, अगर 2 साल का बच्चा है तो आप लोग उसे रोट काउंटिंग सिखाते होंगे। रोट काउंटिंग का मतलब जानते हैं? कितने लोग जानते हैं रोट काउंटिंग? बताएं जरा, कितने लोग जानते हैं रोट काउंटिंग? नहीं पता? बता देता हूँ, सुनिए। जैसे बच्चे को आप नहीं, बच्चों को आइडेंटिफाई करने नहीं आता कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, लेकिन बच्चा 1 से लेकर 10 तक काउंट कर देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिन देता है, काउंट कर देता है। तो उसको बोलते हैं राउट, जो है रोट। अगर हम कहते हैं बच्चे बताइए जरा ये कौन सा नंबर डिजिट है, तो वो पहचान नहीं पाएगा, है ना, वो पहचान ही नहीं पाता है। ये 6 है, ठीक है। घर में कोई बच्चा अगर होगा छोटा तो उस पर ऑब्जर्व करना आप लोग, थोड़ा करके देखना आप लोग, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसी अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है भाई, 2 से 7 साल का बालक है, क्या तर्क करेगा? तो आपको याद आ गया होगा नो मोरलिटी नो सोसाइटी, लॉरेंस कोहलबर्ग का और लेवाइगोस्की का, है ना, याद रखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बोला है नैतिक विकास का सिद्धांत, लेवाइगोस्की ने बोला है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। इन लोगों ने अपने अपने सिद्धांतों में कहा है कि जो 0 से 4 वर्ष तक इन्होंने माना था दोनों लोगों ने, लेकिन 2 से अगर 7 लिखा हुआ है तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे इस पर सोच सकते हैं, है ना, सोच सकते हैं। तो नो मोरलिटी नो सोसाइटी होती है, उसमें क्या सोसाइटी क्या मोरलिटी, है ना, बच्चा है अभी ये। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है ये आपको भली भांति तरीके से पता होगा, कंक्रीट करके आपको मालूम होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इसको। और ये वैपचारिक अवस्था भी होते हैं, 7 से 12 वर्ष होता है। तो चिंतन करना तैयार हो जाता है। अब देख लीजिए 12 साल का लड़का हो गया तो जाहिर सी बात है सोचना शुरू कर देगा यहाँ पे आप। यानी 12 साल के मतलब अगर हम बात करें तो कौन सी क्लास में? 7वीं क्लास में है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है पढ़ाया जाता है सरलीकरण वगैरह, फ्रैक्शन वगैरह पढ़ाया जाता है। तो जाहिर सी बात है चिंतन करना शुरू कर देगा ये, लेकिन उसका चिंतन पूर्व मूर्त और प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता असमानता बताना व गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। देखिए अगर जब मैं ऊपर वाली स्टेज की बात करूँ ना, ऊपर वाली स्टेज की बात करता हूँ अगर मैं आप लोगों से, दूसरी स्टेज पे जो मैंने अभी आपसे चर्चा किया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो यहाँ पे बेसिकली ये नहीं पाया था। इसको बोलता है पलटावी ज्ञान, इसको बोला जाता है पलटावी ज्ञान। यूजीसी में जो है समाज कार्य में ये प्रश्न ऐसे ऐसे हिंदी पूछा जा सकता है, पलटावी ज्ञान, ठीक है,
जिसको हम एक प्रकार से इसको कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं, संरक्षण वगैरह के बारे में देखने को मिलता है। तो इसी को रिप्रेजेंट, जिससे अगर मैं बात करूं, गिलास का दूध है एक ये, और एक मान लीजिए कप है, बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये कप भरा हुआ है और ये आधा है, यानी दूध की जो मात्रा है वो बराबर बराबर है। लेकिन जो इसके पास भरा हुआ कप होगा और ये खाली गिलास वाला बच्चा क्या कहेगा, कहेगा कि इसमें ज़्यादा दूध है, ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पर इस ज्ञान का जो है अभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ एज जो है बाउंडेशन बताई गई, लेकिन अगर 5 साल 7 साल का लड़का है तो बहुत सारे बच्चे हैं इसे जानते भी हैं, है ना। तो एज बाउंडेशन, एज बताई गई है, उस चीज़ को भी अब ध्यान रखेंगे। बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। ये 12 से 15, किसी किसी किताबों में 12 से 18 मिलता है, ठीक है। इस अवस्था को अगर हम बात करते हैं तो अमूर्त बोला जाता है इसको, अब एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है, या फॉर्मल भी बोला जाता है इसको, है ना, फॉर्मल स्टेज। अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है, तार्किक करने लगता है, तो जाहिर सी बात है तार्किक अवस्था हो जाएगी, ठीक है। कल्पना करना सीख जाता है, चिंतन करना सीख जाता है, निरीक्षण करना सीख जाता है, समस्या समाधान स्वयं कर लेता है, मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब सोशल वर्क में कैसे प्रश्न बनेगा, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल को अगर बात करता है थ्योरी के बारे में तो संज्ञानात्मक आएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं शिक्षा के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए और बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए, तो ये सत्य है आपका जीन पियाजे के शिक्षा के योगदान में। स्कीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कीमा मतलब जीन पियाजे ने कहा कि बुद्धि को, जीव विज्ञान को स्कीमा की भांति बताया है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मानसिक संरचना, इसको बेसिकली मानसिक संरचना को एक और हिंदी में बोला जाता है मानसिक प्रचंड बोला जाता है, मानसिक संरचना को। और इसको जो है, इसकी इंग्लिश मुझे अभी याद नहीं आ रही है, सोशल मेंटल स्ट्रक्चर नहीं होगा, कुछ अलग इसकी इंग्लिश होती है, ठीक है। ये बेसिकली मुझे याद आ गया, मैं बताऊंगा आपको। मानसिक संरचना को व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहा जाता है। देखिए, किसी उद्दीपक का मतलब जानते हो आप लोग, जैसे जो रैट था, जो चूहा था, है ना, जो चूहा था, अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा था कि बाहर फिशेस का जो है वो रखे गए थे, टुकड़े रखे गए थे, मछली के टुकड़े रखे गए थे, तो इस चूहे के लिए स्टिमुलस है ये, ठीक है, याद रखेंगे ये स्टिमुलस है। अब देखिए किसी उद्दीपक, अब ये उद्दीपक सोचिए के प्रति, देखो इस चूहे के बारे में देखिए, इसी के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया करेगा तो इसी को बोलेंगे क्या, स्कीमा। अब समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अब आप जेआरएफ पाना चाहते हैं पूजा जी, तो इसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके लिए उद्दीपक क्या हो गया भाई, प्रकार से जेआरएफ लाना है, क्रैक करना है हमें, है ना। तो या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए आप अनुक्रिया करें, तो आप विश्वसनीय अनुक्रिया करें, तो वो क्या कर रहे हैं आप, स्कीमा। वो क्या कर रहे हैं, आपने क्या बोला, स्कीमा। आपका अगर आप मुझे स्कीमा बोलते तो मैं शायद समझ भी जाता, उसका स्कीमा आप बोल रहे हो, है ना, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखिए अधिगम हस्तांतरण, हालांकि पूछा नहीं जाता है ये, लेकिन ध्यान रखिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसमें। ये थॉर्नडाइक ने दिया है। इसका मतलब होता है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाए, उसे अधिगम हस्तांतरण कहते हैं। आप अच्छे समझ गए होंगे, एक स्थिति में सीखा हुआ जो आपका ज्ञान है वो दूसरे में प्रयोग कर रहे हो, तो उसको अधिगम हस्तांतरण कहते हैं। हस्तांतरण का मतलब जब समझ रहे हो ना, ट्रांसफर किसी में, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, अगर हम बात करते हैं अधिगम हस्तांतरण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सकारात्मक। देखिए सकारात्मक कैसे कहेंगे आप, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। जैसे धनात्मक, इसको सकारात्मक को धनात्मक भी बोला जाता है। अनुकूलन, जब किसी स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है। लाइक साइकिल चलाने वाला स्कूटर आसानी से चलाना सीख जाता है। अब आप सोच रहे होंगे स्कूटर चला लेगा, बाइक नहीं चला पाएगा, ये आप कह सकते हो, ये ऋणात्मक हो सकता है। परंतु यहां पे देखिए, साइकिल चलाने वाला अगर स्कूटर चला लेता है तो ठीक है। आजकल स्कूटर, समझ रहे हो, मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, आजकल की स्कूटर है, पुरानी वाली स्कूटर में गियर हुआ करता था, है ना, राइट हैंड के साइड में। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? जिसके घर में होगा वो उसको पता होगा उसे। अगर हम बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए कि संस्कृति भाषा का ज्ञान हिंदी विषय में सहायक होता है। अब देखिए आपने कोई चीज़ संस्कृत सीखा है, जैसे अगर मैं कहूँ क्या संस्कृत में, मान लीजिए पर्यायवाची की बात करता हूँ संस्कृत का, तो वही पर्यायवाची कभी कभी हम हिंदी में भी यूज कर लेते हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? होता है, हुआ ही नहीं, होता है। तो ये आपका देखो, ये पॉजिटिव में हुआ कि एक पंथ 2 कार्य, है ना, एक पंथ में 2 कार्य हो रहे हैं।
तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि इसको धनात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक, नकारात्मक और प्रतिकूल हस्तांतरण बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न कर दे, उसको नकारात्मक हस्तांतरण बोलेंगे। जैसे में अमेरिका के ड्राइवर को भारत में ड्राइविंग करने में बाधा उत्पन्न होगी, पता उधर क्या होता है, उधर दूसरी साइड में, इधर अगर हम बात करते हैं जो है राइट साइड होता है ना इंडिया में, कार और का चलाने के लिए जो ड्राइविंग होता है, उधर लेफ्ट साइड होता है ना, दिक्कत होगी, है ना। अगर मान लीजिए मैंने अगर मान लीजिए मैंने बाइक चलाई है और आप अगर मुझे दे दीजिए ट्रक, तो सिस्टम अलग हो जाएगा, है ना, सिस्टम अलग हो जाएगा वहां पे। तो कार दे दीजिए, ट्रक बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, है ना, कार ले लीजिए तो थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है। साइकिल है, आपने चलाया है तो देखो बाधा उत्पन्न होगी यहाँ पे, कार दे दिया जाए उसे तो देखिए। अगर आप कला विषय पढ़ रहे हैं, कला विषय के छात्र को अगर गणित विषय पढ़ाया जाए या उसे दे दिया जाए क्वेश्चन हल करने के लिए, तो उसके लिए बाधा हो जाएगी। देख रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप, ये नकारात्मक है ना, ये चीज़ हो जाएगी। शून्य का क्या मतलब होता है कि जब किसी स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक ही ना हो, बाधा उत्पन्न करे। जिसे कबीर के दोहे याद कर लेने पर ही रहीम के दोहे याद कर लेने से उतना समय लगेगा। देखिए मेरे कहने का मतलब सिंपल सी बात, आप जरा मुझे बताइए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हुआ कि शून्य का मतलब कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी रहीम के दोहे याद करने में उतना ही समय लगेगा। तो कहने का तात्पर्य ये शून्य, कोई सहायता ही नहीं मिला, सबका अलग अलग स्टेटमेंट है, सबका अलग अलग स्टेटमेंट है, तो ये शून्य है ना। किसी को कोई पता है इस पे एग्जाम्पल दे, कोई व्यवहारिक जीवन से रिलेट करके कोई बताए मुझे अपना एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति बताए शून्य हस्तांतरण का, बताइए। शून्य हस्तांतरण का जी कर रहे हैं, वो दूसरे कार्य में ना हेल्प करे और ना ही परेशानी उत्पन्न करे। हाँ कोई, हाँ ये तो बात सही है, लेकिन कोई उदाहरण दीजिए मुझे, लाइक एग्जाम्पल। लैंग्वेज का हो सकता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है और उर्दू लैंग्वेज है, दोनों को सीखने के लिए सर हमको उतना ही टाइम देना पड़ेगा, दोनों को नहीं हो सकता। हाँ ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या नाम है आपका? जैन। वेरी गुड जैन जी, तो ये आपने सही बताया जैन, ये करेक्ट जवाब है। इन्होंने सही बताया कि अगर मान लीजिए कोई भाषा की बात करते हैं हम सीखने की या लैंग्वेज की, तो ये भी करेक्ट है कि इंग्लिश की बात अगर हम करें या हिंदी की बात करें, है ना, तो इसमें समय लगता है ना। ब्रिटिश इंग्लिश हो जाए, हिंदी हो जाए, उर्दू हो जाए, ले लो आप मैथिली भाषा ले लो, है ना, तो इसमें समय लगता है। तो कहने का मतलब इसमें कोई फायदा नहीं, ये शून्य है, ये शून्य है, इसमें कोई, आप अगर उर्दू पढ़ लें तो क्या इंग्लिश में काम आएगा? कभी नहीं आएगा। इंग्लिश पढ़ लेंगे तो क्या उर्दू में काम आएगा? कभी काम नहीं आएगा, कोई मतलब ही नहीं है इनमें। ये सही एग्जाम्पल था, ठीक है, चलिए। अच्छा, ये हालांकि एक रेखी वक्र वगैरह है, इसको बताने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सीखने का एक पठार उठार माना जाता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, अधिगम के कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं। जैसे देखिए क्षेत्रवाद का सिद्धांत, ये कई बार एग्जाम में पूछा था, 1940 में आया ये, ठीक है, कर्ट लेविन का। टालमैन की बात करते हैं तो उद्देश्यवाद और संकेतवाद का सिद्धांत है, ये भी यूजीसी में का ऑप्शन में आया हुआ है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत गुथरी का है, ये भी ध्यान रखिएगा। कार्ल रोजर्स का देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है यूजीसी में। अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत है। अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत है, ये यूजीसी में आया हुआ है। मिलर का अगर हम बात करते हैं सूचना प्रक्रिया का सिद्धांत है। जेरेम ब्रोनर की अगर हम बात करते हैं संरचनात्मक सिद्धांत, इसी को बोला जाता है अन्वेषण का सिद्धांत। कहीं कहीं इसको शोध लिख दिया जाता है, शोध का सिद्धांत, ठीक है, तो बात एक ही होता है, ठीक है, अन्वेषण और शोध, ठीक है, या गन्वेषण भी लिख देता है, गन्वेषण, है ना। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा चार्ज लगाता हूँ। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, बाल विकास के बारे में मैंने भी कल बात किया है आप लोगों से। यहाँ पे आप देख लीजिए, वृद्धि और विकास है ना, ये सारी बात कर चुका। देखो यहाँ पे जरा देखिए, ये सिद्धांत थोड़ा सा बता देता हूँ, आता है सिद्धांत पे। देखिए, एक होता है निरंतर विकास का सिद्धांत, यह आपको भली भांति तरीके से पता है, निरंतर विकास का सिद्धांत। और विकास की विभिन्न गति जो होती है, वो सिद्धांत आपको मालूम है कि विभिन्न गति के माध्यम से होता है विकास, है ना, ये भी सत्य है। विकास क्रम का सिद्धांत बताता है, जैसे पहले भ्रूण का बनना, फिर बालक का जन्म होना, फिर चलना फिरना, बोलना पढ़ना, है ना, तो वो हमें देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आप ये भी कहें
कि विकास जो है क्रम में होता है ना, ये सत्य रहेगा आपका। आगे अगर हम बात करते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत भी होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। सिर से पैर की ओर होता है, तो इसका कई नाम है, जैसे मस्तकोध मुखी कहा जाता है, सिरोपुंज विकास कहा जाता है, सिर से पैर की ओर। केंद्रीय परिधीय विकास, केंद्रीय परिधि इसको नहीं बोला जाता, इसका दूसरा नाम है। केंद्रीय परिधि को ही मस्तकाधोमिकी बोला जाता है, मस्तकाधोमिकी इसी को बोला जाता है, मस्तकाधोमिकी। ये अलग है ना, इसको इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा, ये इससे मैच करेगा, ठीक है। और केंद्रीय परिधि में अगर हम बात करते हैं तो यही जो है निकट से निकट दूर का विकास हो, जैसे मैंने बताया था पहले हृदय होता है, फिर शरीर वगैरह जो है डेवलप होता है ना, ये आप सबको पता होगा, अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो एकीकरण का भी सिद्धांत होता है। अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद परस्पर संबंध का भी सिद्धांत होता है ना। और अगर हम बात करते हैं परस्पर संबंध के सिद्धांत में शारीरिक विकास देखने को मिलता है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास भी मिलता है। जी सर। आगे अगर हम बात करते हैं, सामान्य से विशेष प्रक्रिया का सिद्धांत भी माना जाता है, समान प्रतिमान और मॉडल का सिद्धांत भी कहा जाता है, ये सिद्धांत है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत भी होता है। परिमार्जित का मतलब होता है लाभ से, या एक प्रकार से परिवर्तन से आप कह सकते हो, तो लाभ के साथ ये परिमार्जन का सिद्धांत भी होता है, ठीक है, ये याद रखना। शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ अवस्थाएं हैं, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। बाल्यावस्था जन्म से लेकर 5-6 माना जाता है, सॉरी शैशवावस्था। बाल्यावस्था की बात करता हूँ तो 5 से लेकर 9 वर्ष, 5 से 12 वर्ष कह लीजिए, या 6 से 12 वर्ष कह लीजिए। इसमें 2 भाग है, 6 से 9 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था अगर हम बात करते हैं तो 10 से 12 वर्ष होता है, कहीं कहीं 9 से 12 भी मिल जाता है, तो अलग अलग विद्वान ने अलग अलग तरीके से बोला है। मिड की बात अगर हम करते हैं तो आप लोग इसमें से एक माइनस कर दो, 5 और 1 कर लीजिए आप 11, ठीक है, सॉरी एक 7 कर लीजिए, 11 कर लीजिए, एक पहले में प्लस कर लेना 1 और दूसरे वाले में -1 कर लेना, तो ये आपको मध्य अवस्था में निकल के आ जाती है ना। किशोरावस्था की बात करता हूँ तो आप देखेंगे 13 से 18 है, पूर्व किशोरावस्था में 13 से कहीं 15 मिल जाता है, कहीं 16 मिल जाता है, तो इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर में आसानी से कर लेंगे। उत्तर किशोरावस्था में 16 से 18 कहते हैं, कहीं 15 से 18 भी बोला जाता है। प्रौढ़ अवस्था कहीं 18 से अधिक, तो ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने विचार जो है प्रस्तुत किए हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। शैशवावस्था में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए परिभाषा भी बहुत ही फेमस परिभाषा हैं, ये चीज़ें देख सकते, विशेषताएँ आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और भी कुछ मिल जाए हम लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, देखिए ज़रा यहाँ पे भार वगैरह में ये प्रश्न तो नहीं आता है। हाँ, ये आप हड्डी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी हड्डियों से बनने के कारण जो है हड्डियों का संख्या जो है 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। तो अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे ज़रा, जन्म के समय कितनी हड्डी होती है बच्चों में? 350। 350 की 306? नहीं सॉरी 306 नहीं होगी, 306 नहीं, सॉरी 304 कुछ होती है सर। नहीं सर 260 ही होते हैं ना, 260। नहीं, ये आपने देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को 1 मिनट बता देता हूँ, 350 ही होता है, सही बताया रूपम, 350 ही होता है ना ये। और उसके बाद धीरे धीरे हड्डी जो होती है ना, वो बाल्यावस्था की बात हो। अच्छा बाल्यावस्था में इस तरीके से आ गया है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ जरा किशोर शैशवावस्था में क्या है। शैशवावस्था में हड्डी नहीं दिया क्या कहीं? शैशवावस्था में हड्डी के बारे में नहीं दिया गया है, सिर का दिया है, दांत का दिया है, हड्डी दिया हुआ है 270 है। देखो नवजात शिशु का जन्म जो होता है, हड्डी की संख्या रूपम 350 नहीं 270 याद रखिए, 270, ठीक है, 270 रखिए। ये बाल्यावस्था में 270 से हो जाएगी 350 बाल्यावस्था में। अभी आप लोगों के पास कितनी हड्डी है? 350, 206, हाँ याद रखेंगे आप सभी लोग, 206 ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मानसिक विकास है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तब मैं बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे देखिए 1 वर्ष में जो शिशु 4 शब्दों को बोलने लगता है, 1 वर्ष में पा मा दा का, ये सब आपको ना जब मिड डे मील वाला सिस्टम बनाएंगे तो मील का पत्थर आपको तैयार करना पड़ेगा। 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, यह आपका काम आएगा जब आपका सिलेक्शन होता है, कहीं नौकरी मिलती है तब वहाँ पे इसको यूज किया जाता है, ठीक है। यह है विकास की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं बता। देखो यहाँ पे व्यक्तित्व तो है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मैंने पढ़ा तो चुका हूँ आप लोगों को। देखिए ये देखो लैटिन भाषा परसोना से बना है, जिसका
अर्थ होता है बाहरी आवरण से, नकली चेहरा से, नकाब से, मास्क से और मुखौटा से। एक शब्द नहीं लिखा है मुखौटा, मुखौटा भी होता है ना, याद रख लीजिएगा। प्राचीन समय में बाह्य रूप से अगर हम बात करते हैं रेखा के पर आधारित व्यक्तित्व परिभाषित किया गया है। ये अल्पोट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। मैंने आज आप लोगों को थोड़ा सा इस पर चर्चा भी किया था, क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाया भी था, एक वीडियो बनाया था। कैट आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रेशर के बारे में देखिए, मैंने आपको पढ़ा रहा था। स्थूलकाय जो है नाट्य व्यक्ति होते हैं, और सुडोलकाय एक देखिए ये क्रेशर के 4 टाइप हैं। और जो है सुडोलकाय के बात करते हैं अगर हम लोग, तो खिलाड़ी प्रवृत्ति का होते हैं ये, इसमें आते हैं एथलेटिक्स वगैरह आते हैं, ठीक है। और क्षीणकाय की बात करते हैं, दुर्बल शरीर वाले आते हैं, ठीक है। और मिश्रित काय वाले जो थे मिले जुले व्यक्ति आते हैं, इसमें आप ध्यान रखिएगा। ये क्रेशमर और क्रेशमर के बारे में पूछा जाएगा तब बताना आप लोग। शारीरिक संरचना के आधार पर दूसरा वर्गीकरण अगर हम सैडल का नाम लेते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, गोलाकार जिसको एडोमॉर्फिक बोला जाता है, और आयताकार मेसोमॉर्फिक बोला जाता है इसमें, और लंबा आकार अगर जिसको बोलते हैं तो एक्टोमॉर्फिक बोला जाता है इसको, है ना। तो ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा इसमें, ठीक है, कि किसने बोला है इसके बारे में, सैडल ने बोला है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। फैक्ट यहाँ से पूछे जाएंगे, यहाँ से अगर कोई प्रश्न भी बनता है तो फैक्ट से ही प्रश्न बेसिकली बनता है, याद रखेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, स्वभाव के आधार पर देख लेते हैं। देख लीजिए सैडल के, इसने कहा है कि विसेराटोनिक है और सोमेटोटोनिक है और सेरिब्रोटोनिक है। ये बेसिकली स्वभाव के आधार पे सैडल ने बताए हैं व्यक्तित्व को। हिप्पोक्रेटस ये मेडिकल सोशल वर्कर, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान रखें, एक कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। इसके आधार पे द्रव्य और स्वभाव के आधार पे इन्होंने डिवाइड किया था व्यक्तित्व को। तो इन्होंने कहा कि माइनस और प्लस, यानी सुस्त, चिड़चिड़ा और संवेगात्मक रूप से कमजोर और शारीरिक रूप से शक्तिशाली, रुधिर की मात्रा में अधिक और आशावादी होते हैं ये जो माइनस प्लस वाले होते हैं, ठीक है, माइनस प्लस वाले व्यक्ति। एक्चुअली क्या है, ये पीडीएफ जो है स्क्रॉल नहीं हो रही है, मुझे बार बार मिनिमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, काले पित्त वाले, ये जो है माइनस वाले निराशावादी होंगे, शक्तिहीन होंगे, दुखी होंगे, शारीरिक होंगे। अब जाहिर सी बात है इसमें सोचने क्या है, काले पित्त वाले। पीले वाले प्लस होते हैं, शारीरिक और संवेगात्मक और रूप से स्थिर और संतुलित होते हैं, ठीक है। काले पित्त वाले पीले पित्त, ये बेसिकली मैडम ना, ये ऐसे व्यक्तित्व वाले होते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो हमेशा सुस्त रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, जिसके अंदर हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, कमजोर रहता है, वो कफ प्रवृत्ति वाला होता है व्यक्ति, है ना, आशावादी वगैरह। और जो काले नहीं पढ़ेंगे क्या सर? नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, लेकिन मैं यहाँ पे समझ लीजिए, कुछ बड़ा नहीं है इसमें। देखिए जो व्यक्ति चिड़चिड़ापन वाला आता है, जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति है, जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली के रुधिर की मात्रा में अधिक और आशावादी है, उसको कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कहा गया है। और इसी कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को कहा गया, यहाँ जो शब्द लिखे गए थे ये प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं, माइनस और प्लस दोनों में देखने को मिल रहे हैं। तो जो माइनस और प्लस देखने को मिल रहे हैं तो ये कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। ये हिप्पोक्रेटस का है वर्गीकरण। काले पित्त वाले जो व्यक्ति हैं माइनस वाले, तो यहाँ पे देखिए हमेशा निराशावादी वाले व्यक्ति होंगे, शक्तिहीन व्यक्ति, हमेशा अपना दुखड़ा गाते ही रहेंगे, शारीरिक रूप से संवेगात्मक रूप से कमजोर ही रहते हैं वो, है ना। भले घर में पैसे आते होंगे 50,000 रुपये, लेकिन कहेंगे कुछ भी नहीं आता है। पीले पित्त वाले अगर बात करते हैं प्लस वाले होते हैं, ये शारीरिक और संवेगात्मक रूप से जो है स्थिर और संतुलित होते हैं। अधिक रुधिर वाले अगर करते हैं तो प्लस और माइनस वाले होते हैं, तो संवेगात्मक रूप से सशक्त परंतु कमजोर होते हैं ये, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बारे में भी, हिप्पोक्रेटस के बारे में भी थोड़ा सा, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और भी चीज़ें अगर मिल जाती है तो ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये आपको मालूम है, मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, है ना। चलिए ये क्या है, देखिए ये, हाँ पर्सनालिटी समाप्त हो गया। पर्सनालिटी में कुछ थोड़ी ना है, पर्सनालिटी में क्या बताइए आपको, पर्सनालिटी समाप्त है, पर्सनालिटी में कुछ है ही नहीं, है ना। पर्सनालिटी से संबंधित अभी प्रश्न आएंगे, आप लोग देखना, उसको कर लेना, ठीक है ना। ठीक है मैडम, कुछ अगर पढ़ना तो बताओ, पढ़ा देंगे, ऐसी बात नहीं है, करा देंगे पर्सनालिटी भी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो लगा था व्यक्तित्व एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन बनते हैं। व्यक्तित्व से क्या क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, व्यक्तित्व से कोई प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। व्यक्तित्व से हो गया ना, तो व्यवहार इम्पोर्टेंट था, तो हाँ, नहीं आता है मुझे, नहीं तो व्यक्तित्व के में अगर हम बात करते हैं तो आप याद रखिए खाली अल्पोर्ट का नाम, क्रिस्मर का नाम, सैडल का नाम, हिप्पोक्रेटस का नाम, अगर इतना याद है तो व्यक्तित्व पूरा याद है आपको। व्यक्तित्व में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बता दें।
ठीक है ना। अगर आप कहेंगे कभी भी तो मैं कभी आधा घंटे की क्लास एक अलग से PDF व्यक्तित्व पर आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगा और पढ़ा भी दूंगा थोड़ा सा, है ना, उसमें कुछ है इसमें भी तो नहीं। सर सेंटेंस आते हैं ना, सेंटेंस पूछने का है शायद। क्या पूछा हाँ से? सर, ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी है सर, ये इसका क्या है मतलब? ये सब अभी आएंगे मैडम, अभी आप टेंशन ना लें, है ना, अभी आएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी आएंगे, है ना। हाँ, व्यक्तित्व से ना सेंटेंस पूछ लेते हैं ना, मतलब कौन से, मतलब कोई एक लाइन दे देंगे कौन से इसने बोला, चलो ऐसा ठीक है, है, व्यक्तित्व तो आपको करा दूंगा मैम, व्यक्तित्व करा दूंगा। व्यक्तित्व में कुछ है नहीं, आप अगर देखो इसमें क्या है व्यक्तित्व में, समाजशास्त्री के आधार पर बताया गया ये वर्गीकरण, ये है कालजुंग के आधार पर बताया गया, ये है 3 प्रकार का अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी जो होता है वो लेखक बनने योग्य, शिक्षक, मैंने अभी आपको एक प्रश्न करवाया था आज, उसमें था, इससे संबंधित था, शिक्षक, नेता वगैरह आ जाते हैं, और जज वगैरह आ जाते हैं, वकील वगैरह आ जाते हैं इसमें, है ना। सॉरी 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 सॉरी, शिक्षक इसमें आएगा बहिर्मुखी, बहिर्मुखी में आएंगे, शिक्षक आ जाएगा आपका, वकील आ जाएगा आपका, है ना, इसमें आते हैं ये सब। वकील तो उभयमुखी में आता है ना सर? नहीं 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 नहीं, वकील आपका बहिर्मुखी में आएगा, बहिर्मुखी में, याद रखिएगा, बहिर्मुखी में। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लेखक बनने की योग्यता रखता है, जो एकांत, जो जिसमें अगर हम बात करें कवि, कावित्री, ये सब लोग आ जाएंगे इसमें, है ना। जो आलोचनात्मक होते हैं, जो आलोचना करते हैं, ये सब आ जाएंगे, जो विचार वगैरह करते हैं, ठीक है। उभयमुखी में आप मैडम वो आते हैं जो दोनों का मिक्स होता है, जो गुण पाए जाते हैं दोनों का, कि वो शिक्षक भी बनना चाहता है, लेखक भी बनना चाहता है, तो हम कहेंगे उसे उभयमुखी वाला व्यक्ति है, ठीक है। ये होता है उसमें। भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये देखने को हमें मिलता है। इसके अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप लोग, ईश्वर व धर्म में विश्वास रखने वाला सत्तोगुणी होता है कि नहीं। और जो कर्म में विश्वास रखने वाला रजोगुणी होता है। तमोगिरी जो सुख प्राप्ति, विलासी प्राप्ति वाला होता है, उसको तमो गुणी कहते हैं, है ना। ये चीज़ें देखने को हमें मिल जाती है, ठीक है। ये बहुत सरल है, इसमें कुछ है ही नहीं, आप लोग पता नहीं क्या। चलो कभी आप बताना मेरे से, मैं करवा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ने दो मुझे। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछकर आता है। सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनका जन्म नहीं पूछा जाएगा, मृत्यु नहीं पूछा जाएगा, कहाँ के निवासी है ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, सिगमंड फ्रायड के देखो मन की 3 दशाएं बताई, जिसमें से चेतन मन बताया गया, 1/10 मस्तिष्क जागृत रहता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत में अचेतन मन का, तो अचेतन मन में अगर हम बात करते हैं 9/10 कटु अनुभूतियां, दुखद बातें तथा दमित इच्छाओं का भंडार होता है अचेतन मन में। अर्धचेतन मन में अगर हम बात करते हैं तो ये 0 है, यानी इसका कोई वैल्यू वगैरह नहीं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था ये कहलाती है, ये चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है अर्धचेतन। याद के हुई बातों को भूल जाना और अटक जाना, हकलाना आदि बातें अर्धचेतन को प्रदर्शित करती है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कोई चीज़ जब याद नहीं आता, अपने माइंड पे प्रेशर डालते हो, यार याद नहीं हो रहा है, याद नहीं, तो 2-3 बार जब आप कहते हो तो याद हो जाता है, तो वो अर्धचेतन आता है, ठीक है, वो अर्धचेतन होता है। अच्छा, ये देखो 3 अवस्थाएं बताई हैं व्यक्तित्व संरचना के 1923 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, पशु प्रवृत्ति का होता है, अचेतन मन का राजा होता है ये, अर्थात दमित इच्छाओं का पूर्ण भंडार होता है। अगर आपको बता दूं मैं, एक चोर है, एक व्यक्ति जा रहा है कोई, ठीक है, और उसका मन में अगर आया कि भाई यहाँ पे एक मान लीजिए सोना वोना रखा हुआ है, ठीक है, समझ लीजिए कि शिपयार्ड है, शिपयार्ड कंपनी उसे तो इसमें नहीं आएगा, उसने पशु जैसा बिहेवियर तो कर ही दिया है, ठीक है, समझो मान लो उसी को वही है, ठीक है। तो मान लीजिए चोरी करना है, तो उसने अगर उसमें चोरी कर लिया, तो ये जो प्रवृत्ति आई है चोरी करने का, ये ईद की आई है। अगर यहाँ पर कहता है इसका मन कि नहीं, अगर मैं चोरी करूँगा तो मुझे दंडित भी किया जाएगा, तो यहाँ पर इसमें सामंजस्य बनाने की बात कर रहा है ईगो, क्योंकि वो वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है, चेतन मन का स्वामी है ये, ठीक है। और जब ईगो और ईद दोनों को जब कंट्रोल में करेगा तो सुपर ईगो, आशावादी, आदर्शवादी, बेसिकली ये सामाजिकरण में से रिलेट होता है, सामाजिक जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो ये सामाजिकरण बहुत मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं ये लोग, ठीक है, इसमें कह सकते हो आप, ठीक है, सुपर ईगो वाले। तो ये 3 बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1923 की बात है ये, ठीक है, 3 बातें 1923 की। बात करते हैं सिगमंड फ्रायड के 2 मूल प्रवृत्तियों के बारे में, आपको अच्छे से मालूम होगा, पता भी होगा। एक जीवन होता है, एक मृत्यु, इसी को इरोस कहते हैं जीवन को, और मृत्यु को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? थेनाटोस। थेनाटोस, वेरी गुड।
और एक नॉर्सिज्म होता है। ये देखो, ये एक बार एग्जाम में प्रश्न भी आया, नॉर्सिज्म। नॉर्सिज्म का मतलब है स्वयं, एक बालक की कहानी के द्वारा समझना। ठीक है, अपने आप से अगर हम बात करते हैं, अपने आप पर मोहित होना, है ना, स्वयं। ठीक है, बच्चे नहीं कहते हैं, बच्चे। हाँ। हाँ, तो वो उन्हीं कहानी द्वारा समझा है। और एक होता है ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। अभी ये आपको पता था, फैलिक एक स्टेज है ना, फैलिक एक स्टेज है, उसमें दो ये ग्रंथि पाई जाती है। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वे अपनी माँ से अधिक स्नेह करते हैं। लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, और यही पाए जाने का कारण जो है वो अपने पिता से अधिक स्नेह करते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में प्रश्न भी पूछा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आप लोगों का। तय है 2022 में यहाँ से एक प्रश्न पूछना, कोई दो राय नहीं है, इसलिए सारी पॉइंट समझ लीजिए। यहाँ पे एक बात आती है लिबिडो, है ना। हाँ मैडम बताइए कुछ। सर कोई कुछ पूछ रहा है सर। हाँ के लिए बोल रहे हैं, जी, क्या? कुणाल सर ज्वाइनिंग के लिए बोल रहे हैं। ओके 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 ओके, कुणाल सर, ओके 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 ओके। कुणाल सर काफ़ी टाइम, अभी तो शायद आए हुए थे मेरे समझ से। कुणाल नहीं थे, शायद कदम थे। बहुत देर से बोल रहे हैं। ओके ओके, आप लोगों ने बताया ही नहीं मुझे, तो चलो कोई नहीं। सर मैसेज किया था किसी ने बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात सर नहीं। टाइमिंग का कंफ्यूजन है ना, इसलिए 8:45 ज्वाइन कर रहे हैं आप। ओके ओके ओके, नहीं कर दिया जाए, ठीक है। और यह एक स्वाभाविक प्रकृति होती है, और यदि इस प्रवृत्ति का दमन किया जाता है तो व्यक्ति को समायोजित हो जाता है, तो इसको लिबिडो कहा जाता है, ठीक है। शैशवा कामुकता की बात पर सिगमंड फ्रायड और उसके शिष्य कार्ल युंग के मध्य मतभेद हो जाता है। तो शैशवा कामुकता बेसिक, जी, सर लिबिडो की थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड मैम, यहाँ पे फ्रायड नहीं? हाँ फ्रायड ही है, लेकिन थ्योरी करके आप ऐसे प्रश्न ना करें, थ्योरी में कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। थ्योरी करके ऐसा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि लिबिडो को थ्योरी है। लिबिडो का इन्होंने एक ऐसा शब्द है जो बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। बच्चों को आपने देखा अंगूठा चूसते होंगे, आपने देखा होगा, है ना। हाँ तो ये एक प्रकार का जो प्रेम, जैसे अगर हम बात करते हैं कि बच्चा अगर अपनी माँ के गोद में रहता है तो नहीं रोता है, जैसे ही किसी के गोद में चला जाता है तो लोग कहते हैं अपरिचित, मतलब पहचाना नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप का प्रेम, स्नेह, काम प्रवृत्ति जैसी जो प्रतिक्रिया यहाँ पे देखने को मिलती है वो लिबिडो के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। शैशवा कामुकता जो है ये बेसिकली, इसमें सिगमंड फ्रायड और उनके जो, अच्छा ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्रायड के बेटी का नाम एन्ना फ्रायड है, उनके शिष्य का नाम कार्ल जुंग है, जो अभी आपने पढ़ा है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के बारे में, है ना, व्यक्तित्व में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनमें मतभेद है थोड़ा सा। अब मतभेद क्या है, इस पे चर्चा नहीं होगी आप लोगों से, एग्जाम में भी नहीं ऐसे प्रश्न आते हैं कि मतभेद किस बात को लेकर है, ठीक है। ध्यान रखिए, बट आपको समझ में आ रहा है कि शैशवा कामुकता पर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार आप लोगों से मिनीसोटा एक टेस्ट है वो पूछ लिया गया था। मिनीसोटा का जो टेस्ट है वो यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 5 में आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए, व्यक्तित्व मापन की विधियों में देखिए, प्रक्षेपण विधि कह लीजिए या प्रक्षेपी विधि कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे TAT आता है, CAT आता है, IBT आता है और SCT आता है, FWAT आता है। इसका वर्ष और इसका जो है, जैसे इसका अगर हम बात करते हैं TAT में तो मुर्रे जी का नाम आता है, और इसमें अगर हम बात करते हैं बैलक का नाम आता है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो उनका हरमन रोसा का नाम आता है। मैं चर्चा आप लोगों से वर्ष के साथ करूंगा, बशर्ते आप इतना ध्यान रखिए कि प्रक्षेपी विधियां यही TAT है, CAT है, IBT है। ये देखो, TAT प्रासंगिक अंतर्बोध बोला जाता है इसको, और CAT को जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है बालक पर ही है ना, बच्चों पर है, चिल्ड्रन पर है। इसको बोला जाता है बच्चों अंतर, ये याद नहीं आ रहा मेरे को, ये क्या बोलते हैं इसको, पता है CAT का पूरा नाम बताइए जरा मुझे एक बार, किसी को पता है CAT का वो टेस्ट? बताएं। नहीं बता रहे हो आप लोग यार। चलो अच्छा, मुझे जी अगर मुझे याद, अगर मुझे याद आएगा, मुझे भी इसमें भूल रहा हूँ मैं, है ना। प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आता है ये, है ना। तो जैसे मुझे अगर आ जाएगा, तो आज काफ़ी चीज़ें स्किप कर रही माइंड से मेरे, है ना। ये CAT होता है,
चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट बोलते हैं इसको, है ना, चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट बोलते हैं इसको। ये एप्रिशिएशन टेस्ट। वेरी गुड, शाबाश। Appreciation, हाँ, बहुत बढ़िया। जिसको हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रशंसा, जी मैम, बालकों, सराहना करना। नहीं बाल प्रोत्साहन परीक्षा। नहीं, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण बोलते हैं इसको। लियोपोल्ड बैल एप्रिसिएशन कैसे होगा फिर? लियोप जी मैम, एप्रिसिएशन को अंतर्बोध कैसे बोलेंगे? नहीं, अपरसेप्शन होता है, अपरसेप्शन होता है, हाँ, अपरसेप्शन होता है, APPERCEPTION, ठीक है। इसको मतलब होता है अंतर्बोध, इसका मतलब होता है अंतर्बोध, है ना, चिल्ड्रन का। तो ये एप्रिसिएशन नहीं होगा। अंतर्बोध है। जी सुनिए एक बार मेरा, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण है ये, और ये बैलक ने दिया था 1918 में, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा 1918 में। और इसका जब संशोधन किया गया था तो कलकत्ता में किया गया, 1918 नहीं यार, 1948 है, 1948 है, 1948 है, 1948 है। और ये कोलकाता में संशोधन हुआ था, उमा चौधरी का नाम आता है, तो उमा चौधरी का नाम ध्यान रखें आप लोग यहाँ पर, उमा चौधरी का। इसमें जो है 3 से 11 वर्ष के जो बालक है उनके व्यक्तित्व की जांच होती है CAT में, है ना, CAT में होता है। और जो थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की रचना हुई है तो वो मॉर्गन एंड मुर्रे ने दिया था 1935 में, TAT का 1935 में दिया था। इसमें कुल टोटल 31 कार्ड थे। कितने कार्ड थे? 31 कार्ड थे। 10 कार्ड थे केवल पुरुष के, 10 कार्ड थे स्त्रियों के, 10 कार्ड थे पुरुष और स्त्री दोनों का, तो 30 कार्ड हो गए। और एक कार्ड जो था इसमें खाली था, ठीक है, एक कार्ड इसमें खाली था। ये एक प्रकार का टेस्ट था, है ना, याद रखिएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ बताएं। हाँ सर। हाँ, और एक आपका था IBT, तो इंक ब्लॉक टेस्ट होता है, ये हरमन रोसा के द्वारा दिया गया था, है ना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हरमन रोसा, हालांकि पूछा गया था एक बार कि ये टेस्ट किसने दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा हरमन रोसा के द्वारा ये चीज़ें दी गई। कार्ड 20 होते हैं ना सर, ये पूछा गया था। किसमें मैम? कितने कार्ड होते हैं इसमें? 20 होते हैं ना शायद। हरमन रोसा शायद धब्बा में? हाँ सर। नहीं, इसमें होते हैं कुल टोटल 10 कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं मैम। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो 5 काले कार्ड होंगे, ब्लैक वाले, और जो जिसमें 5 काले कार्ड होंगे, और इसी के गत्ते पर स्याही के 10 धब्बे होंगे, 10 धब्बे लगे होते हैं इस तरीके से, धब्बे। और 2 कार्ड लाल होगा, 2 कार्ड लाल होगा, 5 कार्ड आपका ब्लैक हो गया, 2 रेड हो गया, और 3 5 2 7 3 कार्ड जो बचते हैं आपका, वो बेसिकली 3 कार्ड आपका जो है विभिन्न रंगों का होगा, मतलब सभी रंग इसमें हो सकते हैं, कोई भी रंग हो सकता है, ठीक है, ब्लू भी हो सकता है ना, ग्रीन भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है है ना, इसको डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। ये 1921 में आया था मैडम, 1921 में। स्विट्जरलैंड के हरमन रोसा रहने वाले हैं ना, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। और क्या है? SCT के बारे में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट बोलते हैं। ये 1910 में पाइने और टेडलर ने किया था, पाइन एंड टेडलर ने बोला था, है ना, टेडलर ने बोला था 1910 में। हाँ, ये कह सकते हो आप 20 कार्ड थे रूपम, 20 कार्ड थे, है ना, यहाँ आप बोल सकते हो SCT में 20। हाँ रिवाइज नहीं किया है, हाँ कंफर्म। हाँ, ये 20 कार्ड का है, हाँ ये 20 कार्ड है इसमें, ठीक है। और इसका सबसे पहले प्रयोग जो SCT था ना, सबसे पहला प्रयोग जो किया था 1879 में, सबसे पहली बार जो किया था वो गाल्टन ने किया था। क्या नाम था उसका? गाल्टन ने किया था सबसे पहले 1879 में। इसको हिंदी में कहा जाता है शब्द साहचर्य परीक्षण बोला जाता है, इसको शब्द साहचर्य परीक्षण बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, खेल ड्रामा और जो चीज़ें होती इसी में आधारित थी, ठीक है। और एक है FWAT का मतलब आप बताएं जरा मुझे, ये क्या फ्री FWET बताएं जरा, FWET
आप लोग भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए। फास्ट वार्टेक एनालाइजर टूल। टूल नहीं सर। और नहीं, और बताएं कोई। ये नहीं है, फ्री करके है, ये इतना तो मुझे मालूम है, मुझे याद नहीं आ रहा फ्री का आगे और क्या चीज़ है, बताएं। व्यक्तित्व मापन के जो भी परीक्षण होंगे उसी के अंतर्गत आएंगे। हम्म चलिए अच्छा, ये मुझे जैसे याद आ जाएगा मैं बता दूंगा आप लोगों को, है ना। मुझे जैसे याद आ जाएगा, ठीक है। मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, हटो। देखिए, अप्रक्षेपी और अन्य विधियां होती है, आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है, ठीक है। आत्मकथा विधि है, ये व्यक्ति इतिहास विधि है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, ये बेसिकली आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ विधि में आती है। ये अप्रक्षेपी विधि होती है, तो ये प्रक्षेपी थी, या प्रक्षेपी विधि हो जाएगी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग, वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि ये सोशल वर्कर बहुत ज़्यादा यूज करता है। समाजमिति विधि यूज करता है, कर्म निर्धारण विधि यूज करता है, शारीरिक परीक्षण विधि यूज करता है, और निरीक्षण विधि भी यूज करता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ उसके शब्द भी हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रमापीकृत या मानकीकृत के किसको कहा जाता है, विश्वसनीयता वैधता की जांच की जा सके तो ऐसे परीक्षण को प्रमापीकृत या मानकीकृत कहा जाता है। विश्वसनीयता किसको कहते हैं, एक ही परीक्षण को एक ही समूह द्वारा बार बार प्रयोग किया जाने वाला, यदि अंकों में समानता पाई जाती है तो ऐसा परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। वैधता, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण बनाया गया है वह उस उद्देश्य पर खरा उतरता है तो ऐसा परीक्षण वैध परीक्षण कहलाता है। प्रक्षेपण विधियाँ, प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका सिगमंड फ्रायड करता है। प्रक्षेपण का अर्थ होता है कि अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभवों आदि का स्वयं ना बताकर किसी अन्य उद्दीपक और पदार्थ के बारे में चर्चा करना, वो बताता है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देख सकते हैं। TAT, अच्छा यहाँ पे लिखा है, यह देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए PDF में आप लोगों को मिल गया होगा ना, ये देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ है ना। अभी आपको मिल जाएगा, दिखाई दे रहा है आप लोग को। ये देखिए, मैं कह रहा था ना फ्री, ठीक है। फ्री वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट है ये, फ्री वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट है ये, जो है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण है ये, फ्रांसिस गाल्टन का है ये, 1879 का है ये, विलियम इसके सहयोगी रहे हैं, ठीक है। इस परीक्षण में व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज भी किया जाता है, ठीक है। आप लोग बताते भी नहीं हो, देखो PDF भी है, मंगा लेते हो, पढ़ते भी नहीं हो, क्या करते हो PDF ला के, क्या फोन को भर रहे हो आप लोग? फिर देखते हैं सब। अच्छा अच्छा अच्छा। आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, विलियम उंट का आता है, उसके शिष्य जो थे टिचमर थे, आपको पता है ये अच्छे तरीके से टिचमर के बारे में। देखिए यहाँ पे स्टडी, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है एक, व्यक्ति इतिहास विधि किसने दिया है, केस या स्टडी किसने दिया है, जो आप लोगों ने किया है केस स्टडी सोशल वर्क में, आप लोग ग्रुप सोशल केस वर्क में आप लोग करते हो, वो टाइड मैन का नाम आता है, याद रखिएगा। ये एक बार आया था सम्मिलित करने वाले में प्रश्न, मुझे याद है, सम्मिलित करने वाले में प्रश्न ये आया हुआ था, है ना, ध्यान रखेंगे। और देखें जरा, और क्या है, प्रश्नावली विधि उडवर्थ का नाम आएगा, है ना, उडवर्थ का नाम आएगा। साक्षात्कार एक अमेरिका में शुरुआत किया गया था सबसे पहले। आमने सामने होना ज़रूरी नहीं है, प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता है, ना ही कोई समय पर होता है साक्षात्कार विधि, है ना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और भी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। वस्तुनिष्ठ विधि का जो है निरीक्षण विधि में वाटसन, JB वाटसन का, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समाजमिति विधि प्रवर्तक है जेल मोरोनो, नाम याद रखिएगा, जेल मोरोनो। मैंने आप लोगों से बोला भी है जेल मोरोनो करके कई बार। इस विधि में व्यक्ति के सामाजिकता के बारे में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है ना।
कर्म निर्धारण विधि में अगर हम बात करते हैं, देखिए आप लोगों ने थर्स्टन एक विधि पढ़ा होगा, थर्स्टन की टेस्ट। बेसिकली ये बिहेवियर को मापता है ना, व्यवहार को। इसमें देखिए पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित और असहमत और पूर्ण असहमत। आप लोगों को यूजीसी का जो पेपर फर्स्ट है ना, उसमें भी आपको व्यवहार मापने के जो रिसर्च वाला पार्ट है, टीचिंग रिसर्च का, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी मैं पढ़ाऊँगा भी इसको अलग से आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें देखिए शारीरिक परीक्षण एक होता है ना, शारीरिक परीक्षण भी होता है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। गुटमैन वगैरह का भी आता है, वहाँ पे उतना नहीं लिखा हुआ था। गुटमैन का भी आता है, थर्स्टन की मापनी भी आती है, और एक विद्वान है बोगार्ट्स की भी मापनी आती है ना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बस करिए, अब तो बहुत हो गया ना, अब तो इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। समायोजन में प्रतिमान ये सब नहीं पूछा जाएगा, सिगमंड फ्रायड का ही आता है समायोजन वगैरह में नाम, है ना। इसमें भी देख लीजिए आप लोग। लिबिडो देखो, यहाँ पे लिबिडो क्या बोल रहे थे आप, लिबिडो प्रवृत्ति समायोजन का आधार पूछे, ईगो, सुपर ईगो पूछे, अचेतन मन का समायोजन पूछे, तो सिगमंड फ्रायड का ही नाम बताना आप लोग, ठीक है। लिबिडो का कोई सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना। स्वप्न कर देखो करके आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्वप्न करके आता है, तो ये एक प्रकार का सिगमंड फ्रायड का वो है, रक्षा युक्ति, है ना, याद रखेंगे आप लोग स्वप्न करके। बुद्धि, बेसिकली एक बार प्रश्न आया था बुद्धि को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर समाज कार्य में, कि बहुबुद्धि का प्रतिपादन किसने किया है, ये आता है। बुद्धि का प्रकार आप देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक और गैरेट ने दिया था। शायद इस बार 2021 में भी एक प्रश्न आया था बुद्धि को लेकर, याद है किसी को? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये शायद इसी का प्रश्न था, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट करके, प्रश्न करवाऊंगा एक बार फिर तो याद आ जाएगा, है ना। तो ये प्रश्न था बुद्धि को लेकर, जिसमें थॉर्नडाइक था, मैंने देखा था, ठीक है। तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, ये 3 टाइप की बुद्धि बताया इसने। मूर्त बुद्धि का मतलब होता है यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, जिसमें संबंध यंत्र और मशीनों का होता है ना, यंत्र और मशीनों का होता है, उसको बोलते हैं। अमूर्त बुद्धि में जो है ये संबंध पुस्तकीय ज्ञान होता है, उसको अमूर्त बुद्धि बोलते हैं। सामाजिक अनुकूलनशीलता की बात जब होती है तो सामाजिक बुद्धि को रिप्रेजेंट किया जाता है। एकात्मक बुद्धि जिसको हम कहते हैं एक तत्व वाली बुद्धि बोलते भी है ना, एक सिद्धांत का बुद्धि भी बोलते हैं, तो अल्फ्रेड बिनेट का है, सन 1911 में दिया था, 1911 में दिया था, ये एक तत्व का सिद्धांत था ये। इसे जो है निरकुंसवादी सिद्धांत भी कहा गया था। इसके सहयोगी टर्मन थे और विलियम स्टर्न भी थे, ठीक है। द्वि तत्व का सिद्धांत की बात करते हैं, प्रवर्तक थे स्पीयरमैन, सन 1904 में दिया गया था, जब पावलोव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है ना, तो उसी समय ये भी दिया गया था। तो इसने 2 तत्वों पर बात किया है, एक सामान्य तत्व पर, एक विशिष्ट तत्व पर बात किया है, ठीक है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक पर बात किया है। और जो सामान्य है वो बेसिकली जन्मजात है, और जो विशिष्ट है वो अर्जित है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं त्रितत्व का सिद्धांत भी आया था। इसके बाद स्पीयरमैन ने एक और जो है तत्व समूह तत्व जोड़ दिया और उसमें सिद्धांत दे दिया त्रितत्व का सिद्धांत, ठीक है इसमें। और एक आया था बहु तत्व का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का था, ठीक है। स्पीयरमैन का भी याद रखेगा कि त्रितत्व का सिद्धांत है, बहुतत्व का नहीं है, बहुतत्व आता है थॉर्नडाइक का, ठीक है ना। और इसी में अगर हम बात करते हैं तो समूह तत्व का भी याद रखिएगा, ये लूसी थर्स्टन का नाम आता है, 1934 में इसने दिया था, 1934 में दिया था, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, इसमें कुछ और भी शब्द हैं जैसे इसने रिप्रेजेंट किया है, क्या क्या शब्दों को इसने दिया है। इसको बोलते हैं PM एलिजिबिलिटी को क्या, योग्यता को क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी बोलते हैं, EMPT बोलते हैं, EMPT है ना, इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, याद नहीं आ रहा आज तो कुछ भी। ये देखो क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, एजिबिलिटी है, अच्छा एजिबिलिटी, PMET, ये नहीं, कुछ सही नहीं बैठ रहा है मेरे से। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत था ये, बेसिकली इसी का मैं इन शॉर्ट बोल रहा था, शॉर्ट में बोला जाता है इसको। तो प्रक्षेपण तत्व की योग्यता की बात किया था, अंक योग्यता की बात किया था, शाब्दिक योग्यता की बात किया था, है ना, इसकी बात किया था ये इसने, वाक, ठीक है। बस इतनी चीज़ें बहुत हो गई, अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गया आप लोगों का, तब तो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। बुद्धि का सोपान वगैरह है। अच्छा ये देखो फार्मूला है ये, है ना, जो आपको मालूम होगा, IQ = MA/CA × 100, ये फार्मूला है इंटेलिजेंट क्वोशेंट का। MA का मतलब होता है मेंटल एज,
CA का मतलब होता है क्रॉनिकल एज, और IQ तो आपको मालूम ही है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आ जाएंगी। फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि का जब इतिहास में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसी ने जनता का ध्यान जो है बुद्धि की तरफ खींचा था सन 1885 में। फिर कैटल ने जो है विश्वविद्यालय में, यहाँ पे अगर हम देखें पेंसिल्वेनिया एक विश्वविद्यालय है जो 1890 में मेंटल टेस्ट मेजरमेंट नामक एक पुस्तक प्रकाशित भी कर दी थी, बाद में हुआ था ये, ठीक है। और आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत और भी पॉइंट है, देख लेते हैं क्या क्या है। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है RB कैटल ने बोला था। RB कैटल का एक टेस्ट है, पता है वो है तरल एवं ठोस, तरल एवं ठोस सिद्धांत है ना। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मानसिक आयु। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मानसिक आयु का जो MA है, इसको सबसे पहले 1908 में अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। और जो ये IQ है, IQ को शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है टर्मन ने दिया था, टर्मन ने दिया था। और सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने और कुहलमान ने बुद्धिलब्धि का सुझाव देते हुए 1912 में सूत्र दिया था। उसका सूत्र का नाम था IQ बराबर MA इंटू अपॉन CA करके था, ठीक है। बाद में 1916 में जो है टर्मन ने ये फार्मूला इस तरीके से दे दिया, IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100, ये फार्मूला दे दिया टर्मन ने। इसी ने बेसिकली जो है क्लासिफिकेशन भी बताया है, ठीक है, इसी ने क्लासिफिकेशन भी बताया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी 1916, देख लीजिए टर्मन ने यहाँ पे परिवर्तन किया है, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखिए बस, अब कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना, ठीक है।